नमस्कार मित्रों, मैं लोकेंद्र सिंह ठाकुर स्वागत करता हूं आपका एमपीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम में। आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस की जो यूनिट 5 है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश, भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, इसको कम्प्लीटली रूप से डिकोड करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि हमें इस यूनिट में से कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले हम इस यूनिट के सोर्सेस को डिस्कस करेंगे कि हम इस यूनिट को कहाँ से कवर करें। सबसे पहले तो हमारे पास सिलेबस है इस यूनिट में, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, मतलब कि हमें भारत की भी कुछ संवैधानिक व्यवस्था पढ़नी है और मध्य प्रदेश की भी पढ़नी है। तो इसके लिए हम दो सोर्सेस को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम भारत की संवैधानिक व्यवस्था के लिए एक सोर्स यूज़ करेंगे और दूसरा यूज़ करेंगे एमपी की संवैधानिक व्यवस्था के लिए। तो इंडियन पॉलिटी में जैसा अधिकतर स्टूडेंट्स जानते होंगे ये बात कि इंडियन पॉलिटी की बाइबल कही जाने वाली बुक है एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी का अल्टीमेट सोर्स है। मतलब ये आपने पढ़ ली तो इसके बाहर पॉलिटी के क्वेश्चंस, पॉलिटी के कंसेप्ट नहीं जाते हैं। बट ये तो बहुत बल्कि बुक है। अभी आने वाले टाइम में इतने कम समय में हम इतनी बड़ी बुक कैसे पढ़ेंगे? ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा ना। और अधिकतर स्टूडेंट्स को जिनको मैंने देखा है वो लक्ष्मीकांत इसलिए ही रीड नहीं कर पाते, उन्हें लगता है कि ये बहुत बल्कि बुक है। इसीलिए इसका एक अल्टरनेट लेकर आया हूँ कि भाई अब यदि ये बुक इतनी बल्कि है तो फिर क्या करें। अब हम क्या करेंगे कि ओनली आईएएस की उड़ान की जो मैगज़ीन आती है, ओनली आईएएस एक आईएएस का कोचिंग संस्थान है जो प्रीलिम्स के रिवीजन के लिए, यूपीएससी के प्रीलिम्स के रिवीजन के लिए उड़ान नाम से सीरीज़ निकालता है, जिसमें एक पॉलिटी की भी एक मैगज़ीन आती है, जिसके द्वारा एम लक्ष्मीकांत और उसके बियॉन्ड भी प्रीलिम्स के फैक्ट्स को कवर किया गया है। अब आप पूछेंगे कि भाई इसमें क्या ख़ास है? इसमें क्या ख़ास है? क्योंकि भैया इसमें एम लक्ष्मीकांत का पूरा निचोड़ है, ये रिवीजन करने में आसान होगी। अब एम लक्ष्मीकांत इतनी मोटी बुक है, आपको रिवीजन करने में ही पसीना आ जाएगा। ये तो छोटी सी 200 पेज की बुक है, इसमें मेन काम का कंटेंट है आपको, और कंटेंट भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें से भी जो आपके सिलेबस में दे रखा है आपको वही पढ़ना है। तो इसमें पूरा आपका अच्छे से रिवीजन भी हो सकता है, ईज़िली इसे पढ़ा भी जा सकता है। इसके आपको अलग से नोट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे, और ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। सबसे बड़ी बात है कि ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, इसमें फालतू की चीज़ें नहीं दे रखी हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं है। जितना प्रीलिम्स के लेवल पे काम की चीज़ें हैं वो सब आपको इस बुक में मिल जाएंगी। ये बुक तो मैं नहीं कहूँगा, ये पीडीएफ के रूप में इनके चैनल पर रहती है, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, और मैं इसकी पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके इस बुक से पढ़ सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, जो लोगों ने लक्ष्मीकांत को पढ़ रखा है उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो उड़ान को ही पढ़ें, ओनली आईएएस की। यदि उनने अच्छे से पढ़ रखी है एम लक्ष्मीकांत तो उससे भी उनका काम चल जाएगा। बट मैं तो यहाँ उन लोगों के लिए ज़्यादा बात कर रहा हूँ जिनको एम लक्ष्मीकांत बहुत बल्कि लगती होगी, उन्हें लगता होगा कि इससे रिवीजन कैसे होगा, इसके नोट्स कैसे बनेंगे। तो भाई जब सीधा हमें कराया काम कोई संस्थान दे रहा है तो हम क्यों ना उसका अच्छे से उस सोर्स का उपयोग करें। इसलिए हम उड़ान की पॉलिटी की पीडीएफ पढ़ेंगे। इससे हमारा इंडियन पॉलिटी का पोर्शन, जो कोर पोर्शन है, वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपका कौन सा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरे राइट साइड में आप सिलेबस में देख पा रहे हो। इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, संसद वगैरह, ये पूरे दोनों पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। आपका जुडिशियल सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक व्यवस्था, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। संवैधानिक संशोधन भी इसमें बहुत अच्छे से दे रखे हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। आपके मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सारी नीति निर्देशक तत्व, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और जो राष्ट्रीय
राष्ट्रीय संवैधानिक संस्था है ना, आयोग, ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। प्रादेशिक इसमें कवर नहीं होंगे क्योंकि ये इसमें इंडिया के लेवल की चीज़ें हैं, प्रादेशिक हमें अलग से पढ़ना पड़ेंगे। इसके बाद अब बारी आती है एमपी की संवैधानिक व्यवस्था की, मतलब एमपी की पॉलिटी की। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था कहाँ से पढ़ें? अब देखिए, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश के जीके के लिए बहुत सारी बुक आती हैं, सारी बुक्स अच्छी हैं, मैं किसी बुक का यहाँ प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बट जिस बुक को मैंने पढ़ा उस बुक की मैं आपको उस हिसाब से बता सकता हूँ कि किस बुक में कितनी डेप्थ है। मैंने लगभग 2-3 पब्लिकेशंस की बुक को पढ़ रखा है, लेकिन जो ग्रंथम की बुक है ना, तथ्यवाण की जो बुक आई है ग्रंथम, ये एक एडिशन पहले भी आया था, ये इसका सेकंड एडिशन है, ये इसका अभी आया है। इसमें एमपी जीके के नाम से द ग्रंथम, इसमें सारा एमपी जीके। तथ्यवाण की बुक में जो है सारे टॉपिक जो होते हैं ना, इन डेप्थ कवर होते हैं, मतलब एक स्टेप आगे जाके भी ये आपको चीज़ें बताएंगे कि भाई आपको किसी बुक में 3 फैक्ट मिल रहे थे ना, तो यहाँ आपको 5 फैक्ट मिलेंगे, 2 फैक्ट एक्स्ट्रा मिलेंगे। और मेरी बात आप समझेंगे तब कि जब भाई आप पेपर देने गए, अब सारे बच्चे एक ही तरीके की बुक से रीड करके आए थे जो शॉर्ट एंड क्रिस्प थी, उन्हें थोड़ी सी हैवी चीज़, मोटी बुक पढ़ने की आदत नहीं थी। अब 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो नॉर्मल बुक्स में नहीं होंगे, जो बुक चलती रहती हैं, जो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। अब आप सोचोगे कि भाई ये तो कहीं बुक में था नहीं, अब ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें तथ्यवाण की बुक को पढ़ना पड़ेगा। थोड़ी सी हैवी है बट पढ़ी जा सकती है, फैक्ट्स और डिटेलिंग करी गई है। इसका एक फ़ायदा और होगा आपको, जब आप फैक्ट्स अच्छे से तैयार कर लोगे ना एमपी पॉलिटी के, तो जब आप पॉलिटी का पोर्शन जो अपना मेंस में है, वहाँ पूरे के पूरे फैक्ट ये सेम टू सेम काम आ जाएंगे आपको। और फैक्ट्स को याद रखने की कोशिश करना है हमें, ताकि हम जब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएं। देखो, प्रीलिम्स का मैं बता ज़रूर रहा हूँ, लेकिन प्रीलिम्स से अपना प्रीलिम्स तक तो सीमित नहीं है एग्ज़ाम, आगे चल के हमें मेंस भी देना है, मेंस का भी एग्ज़ाम हमें क्वालिफाई करना है। तो मेंस में हम कैसे लिख पाएंगे? जब हमें फैक्ट एकदम रटा हुआ होगा और हमें थोड़ा सा ज़्यादा फैक्ट्स पता होंगे। देखो, प्रीलिम्स में तो सबके लिए सेम है, सबको 2 नंबर ही मिलेंगे जो भी सही करेगा। बट यदि आप मेंस में किसी ने 2 फैक्ट लिखे लेकिन आप उसमें 4 फैक्ट लिख के आए हो किसी चीज़ के बारे में, तो आपको 7 में से 5 नंबर भी मिल सकते हैं भाई। किसी को 7 में से 3 मिलेंगे तो आपको 5 मिल जाएंगे। तो ये डिफरेंस क्रिएट होता है। और मेंस की तैयारी भी प्रीलिम्स की तैयारी के साथ ही है। ये मान लीजिए आपके लगभग आपकी 40% जो तैयारी है ना फैक्चुअल, वो प्रीलिम्स के साथ हो जाती है। इसलिए आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है, स्पेसिफिकली एमपी के जो पोर्शन है ना, इनको थोड़ा अपने को डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि हम ऑलरेडी एमपीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और एमपी का पोर्शन आता भी थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, अब वही मैंने जो बात करी आपको कि भाई हमको ट्रेडिशनल तरीके से एक स्टेप आगे चलना होगा, इसलिए डेप्थ में पढ़ना है, तभी प्रीलिम्स निकलेगा। ठीक है भैया, समझे? अब देखिए, एक जो इसमें टॉपिक दे रखा है, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था। अब इसकी बात करते हैं हम। ये टॉपिक मैंने अलग से क्यों लिखा है, पहले मैं ये बात बता दे रहा। क्या होता है, हम लगभग हमारे मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवेश है और कृषि आधारित हमारा राज्य है, अर्थव्यवस्था भी कृषि आधारित ही है। और मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने पंचायती राज एक्ट आने के बाद पहला राज्य था देश में जिसने इस एक्ट को लागू किया था। तो मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरीय प्रशासन, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी हो सकता है अभी रिसेंट में थोड़े बहुत क्वेश्चन इसके ना देखने को मिले हों, लेकिन इसमें से जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, थोड़े से अच्छे लेवल के आ जाएंगे, थोड़े से उच्च लेवल के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। और ये टॉपिक और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है मेंस में। वहाँ पे हमें बहुत सारा डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, नगरीय एवं ग्रामीण प्रशासन के बारे में हमें फैक्ट बनाने पड़ते हैं, हमें आंसर में इनको कोट करना पड़ता है। इसलिए ये टॉपिक को अच्छे से समझना ज़रूरी है। और इवन इन इंटरव्यू ऑल्सो, आपको इंटरव्यू में भी ग्रामीण प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पूछा जा सकता है कि भाई
किस किस व्यक्ति का चुनाव किन लोगों के द्वारा किया जा सकता है, ग्राम सभा कितने लोगों के बहुमत से हम सरपंच को अपने पद से हटा सकते हैं, थोड़ा सा और डेप्थ में जाके कि भाई कितनी समितियां होती हैं पंचायत में, इस तरीके की चीज़ें थोड़ा सा डेप्थ में जाके ये पूछी जा सकती हैं। इसलिए हमें क्वेश्चन को अच्छे से कवर करना है, पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। तो अब सवाल आता है कि भाई ये जो टॉपिक है ये मैंने अलग से लिखा है, मतलब इसको हमें कहीं और से पढ़ना पड़ेगा। तो भैया ये मिलेगा अपन को एग्जामपीडिया की, एमपी पॉलिटी की एक बुक आती है येलो कलर की। अब देखो जो लोग खरीद सकते हैं तो वो खरीद लें, अच्छी बात है, हमेशा के लिए हो जाएगी, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, वो 200-100 रुपये की आती है। लेकिन फिर भी यदि जैसे जिन लोगों के पास जो सक्षम नहीं है, जो नहीं ले सकते उस बुक को, तो मैं इस बुक के इसी टॉपिक की जो पीडीएफ है वो बना के मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको पढ़ लेना। अब यहीं से क्यों पढ़ना है और कहीं से हम क्यों ना पढ़ें इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक तो सारी बुक्स में है, सारी बुक में आपको मिल जाएगा। मैं इसे अलग से क्यों बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हारे लिए एक स्पेसिफिकली इस टॉपिक के लिए बुक बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ अब सुनो। देखो एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्ज़ाम, मतलब जो एग्ज़ाम हम देते हैं, स्टेट सर्विस मतलब स्टेट की जो अपनी सिविल सर्विसेज हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होती है, उन दोनों के लिए ये जो बुक है ना एमपी पॉलिटी की, ये इन लोगों ने बनाई है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर नाम से ही आप समझ गए कि भाई प्रोफेसर लेवल के एग्ज़ाम में तो थोड़ा सा डेप्थ में चीज़ आएगी उस सब्जेक्ट की, ऊपर ऊपर से नहीं पूछा जाएगा, मास्टर्स लेवल की चीज़ें पूछी जाएंगी। तो पूरा डिटेलिंग के साथ इस टॉपिक को कवर करा गया है। आप इसे पढ़ लोगे ना, आपके मेंस लेवल की तैयारी हो जाएगी। और प्रीलिम्स में तो गारंटी है मेरी कि आपका कोई क्वेश्चन पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन से गलत हो जाए, हो ही नहीं सकता गलत। तो ठीक है, अपने को 2 चीज़ें मैंने आपको बताई कि भाई आप एमपी की पॉलिटी कहाँ से पढ़ें, तथ्यवान से पढ़ें, उसमें नगरीय प्रशासन आप एग्जामपीडिया से देख सकते हैं। इसके बाद आपको इंडियन पॉलिटी है, वो आपको एम लक्ष्मीकांत जो अपना मेन सोर्स है, भाई जिनने पढ़ रखी है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको वो बल्कि लगती है वो ओनली आईएएस की ये पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। 200 पेज की, 300 पेज की लगभग पीडीएफ होगी वो, उसमें से भी अपने को जो सिलेबस में है वही पढ़ना है। तो ये अपने को देखना है, ठीक है भैया। अब लोकेंद्र भैया की ये सब बातें आप ध्यान रखना, है ना। अब अपन आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो मैंने शब्द लिखा है ना डिकोडिंग। एक तो हमने सिलेबस को, इसके सोर्सेस को डिकोड करा, है ना, देखा हमने कैसे कि अलग अलग सोर्सेस से हम चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब हम इसके सिलेबस में जो पॉइंट दे रखे हैं, थोड़ा मैं इसको सिलेबस को बड़ा कर देता हूँ। सिलेबस में जो पॉइंट दे रखे हैं इनको मैं आपको बताता हूँ कि आपको टॉप प्रायोरिटी पे क्या है और सेकंड प्रायोरिटी पे क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ से 100% क्वेश्चन बनते ही हैं लगभग, ठीक है, और जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं 100%। सबसे पहले तो पहला ही टॉपिक आता है आपका संविधान सभा। संविधान सभा से, संविधान सभा मतलब देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए ये पीडीएफ में लिखा हुआ है हिंदी में, मैं यहाँ इंग्लिश में लिख देता हूँ, तो मेरे जो इंग्लिश मीडियम के भाई लोग हैं वो नाराज ना हो मुझसे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। अब देखो जो बुक अपनी है लक्ष्मीकांत हुई, इवन इन ओनली आईएएस की जो पीडीएफ है उसमें बहुत सारी डिटेल में नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो आप क्या करना, इसको आप पहले तो आप जितना बुक में है उतना पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद से आप सर्च करना, इसको आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको अच्छे अच्छे आर्टिकल्स वगैरह मिल जाएंगे, थोड़ा सा ऐसे डेप्थ में जाके पढ़ लेना। इसमें मेनली इसमें आपको ध्यान रखना है कि भाई बैठकों का कितनी बैठकें हुई, कौन सी बैठक में कौन सा प्रस्ताव लाया गया, कौन सी समिति बनाई गई और समिति के अध्यक्ष कौन कौन रहे थे। यही सबसे ज़्यादा मेन चीज़ें हैं, इनमें से ही क्वेश्चन बनाया जाएगा।
ठीक है। और फाइनली हमने संविधान कब लागू किया, ये सब तो ऊपर ऊपर की चीज़ें सबको पता ही रहती हैं। जो पीएससी की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें सब ऊपर का पता रहता है। और जो नए भी बच्चे हैं वो भी मेरे ख्याल से जो ओरिजिनल जो ट्रेडिशनल बुक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ ऊपर के सारे फैक्ट दिए हैं कि भाई पहली बैठक कब हुई, कौन सी बैठक में रिजोल्यूशन लाया गया, प्रियम्बल वाला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने लाया। तो ये थोड़ा सा अब भाई लाया कौन और उसे समर्थन किसने दिया और उसका प्रस्ताव किसने दिया, इस तरीके की जो चीज़ें थोड़ा सा अब देखो क्या हो गया है ना, एक टॉपिक तो वही है, अब क्वेश्चन शुरू के ऊपर से आ गए, अब थोड़ा सा डेप्थ में आने की संभावना रहती है। अब हमें सिर्फ ऊपर का ही नहीं पढ़ते जाना है कि जैसा आ रहा है हम वैसे ही पढ़ें। अब हमें आयोग से एक सोच आगे चलना पड़ेगा, एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा। जब आपका सिलेक्शन होगा आप उससे एक स्टेप आगे चलोगे तब आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि नहीं भाई हाँ ये क्वेश्चन आया था, चलो ये भी मैंने पढ़ रखा था, ये भी मेरा सही हो गया। अब आप पिछले साल का जैसे पेपर देखोगे तो उसमें एक क्वेश्चन आया था सोयाबीन की सबसे पहले खेती कहाँ हुई। मैं बता रहा हूँ 90 से 95% बच्चे उसमें उज्जैन लगा के आए थे। क्यों? क्योंकि उज्जैन में सबसे ज़्यादा सोयाबीन पैदा होता है। लेकिन खेती की शुरुआत कहाँ से हुई थी? देवास से हुई थी। तो ये फैक्ट आपको क्या, जब आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, तो एक स्टेप आगे जाके और क्या होता है, अपने को 80 से प्लस करना है हमारा स्कोर। 80 से प्लस करने के लिए क्या होगा कि ज़रूरी नहीं है जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग हैं उनके क्वेश्चन वहाँ सही ही हो। इसलिए हमें सारे टॉपिक्स को इम्पोर्टेंटली वैल्यू देनी पड़ेगी, सारी यूनिट्स को इम्पोर्टेंट समझ के ही उनके टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ताकि जो कठिन क्वेश्चन भी है ना वो हम टैकल कर पाएँ। अब इसके बाद ये पहला टॉपिक हो गया कि भाई यहाँ से बिल्कुल 100% बन सकता है। इसके बाद जो क्वेश्चन बन सकता है आपका वो बनता है हमारी न्यायिक व्यवस्था से। जो न्यायिक व्यवस्था जो हमारा जुडिशरी है ना, जुडिशरी में अपना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके बाद फैमिली कोर्ट वगैरह, फैमिली कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सारी चीज़ें जितना भी जुडिशरी से रिलेटेड जो है, इसके सुप्रीम कोर्ट रिट्स वगैरह इशू करता है, हाई कोर्ट रिट्स वगैरह इशू करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन से आर्टिकल से होती है, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, और पूरा जो भी है सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करेगा, सीजीआई को कौन अपॉइंट करेगा, कितने लोगों का पैनल होगा, कि फर्स्ट जज केस में क्या आया था, सेकंड जज केस में क्या आया था। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको जुडिशरी डिटेल में पढ़ना पड़ेगी। और ये डिटेल में पढ़ने के लिए जुडिशरी स्पेसिफिकली मैं थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस करूँगा। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ोगे तो वो ऑलरेडी आपको उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सीधी सीधी चीज़ें। लेकिन आप है ना इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है, इसमें कन्फ्यूजन सी हो जाती है, थोड़ी सी होगी, ज़्यादा नहीं होगी। 2 बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएंगी चीज़ें। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना, क्योंकि इसमें से यदि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन गए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यदि यहाँ से बन गए तो थोड़ा सा हमारा कन्फ्यूजन बैठ जाता है और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप जुडिशरी को अच्छे से पढ़ें, न्यायिक व्यवस्था को। ये सर्वोच्च न्यायालय लिखा ही है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ही लिख रखा है, ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। अब इसके बाद सरल क्वेश्चन है आपका, जैसे मौलिक अधिकार वाले सरल ही हैं, मौलिक कर्तव्य भी सरल हैं, राजनीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी सरल ही हैं। तो इनमें से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये आप एक बार भी पढ़ोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से कैसे क्वेश्चन आएंगे। मध्य प्रदेश की जो संवैधानिक व्यवस्था है वहाँ से जो राज्यपाल वाले और मंत्री परिषद वाले क्वेश्चन है, मेनली तो जो राज्यपाल और जो मुख्यमंत्री वाले टॉपिक है ना, इनमें थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। राज्यपाल में एक तो आप यहाँ जो संघीय कार्यपालिका और ये संसद वगैरह यहाँ पढ़ोगे, इंडियन पॉलिटी में भी आप गवर्नर पढ़ोगे, उसमें आपके जो बड़े टॉपिक हैं, जो आपके वो आर्टिकल वगैरह हैं, ये तो आपके यहीं कवर हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जो एमपी पॉलिटी की बुक है, जैसे अपन ग्रंथम ले रहे हैं या फिर आप जो भी बुक आपको सही लगे वो ले लेना,
उसमें से राज्यपाल की भी डिटेल हमें पढ़ना पड़ेगी कि भाई राज्यपाल कौन से राज्यपाल ने कौन सी बुक लिखी, राज्यपाल पहले किस राज्य के राज्यपाल रह चुके थे और किन राज्यों के राज्यपाल रहे, कौन से राज्यपाल किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे। कि भाई जैसे आनंदीबेन पटेल थी तो हमारे यहाँ की राज्यपाल थी, लेकिन पहले गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी थी। ऐसे ही जो भी पिछले अपने राज्यपाल रहे हैं उन सब के बारे में अपन को थोड़ा सा उनका इतिहास जानना पड़ेगा। सेम ये काम हमें मुख्यमंत्री में करना पड़ेगा। और इनकी क्रोनोलॉजी भी देखना कि पहले दूसरे तीसरे चौथे, ये क्रम इनका ध्यान रखना कि भाई क्रम से जमाने के लिए भी आ सकता है, क्योंकि ये 100% अपनी इसमें वो है संभावना कि इनके क्वेश्चन कंफ्यूजिंग बन सकते हैं। पहले भी 2020 का पेपर आप देखेंगे तो इनसे जो क्वेश्चन बनाए गए वो थोड़े से ट्रिकी थे, इनमें गलत होने की संभावना थी। फिर जो मध्य प्रदेश की जो जुडिशरी है, बाकी आप देखो जुडिशरी का जो पॉलिटी वाला पोर्शन है जो बेसिक है वो आप यहीं पढ़ लोगे हाई कोर्ट में। बस यहाँ आपको जजेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि भाई एमपी के कौन कौन से पहले जज कौन रहे, कार्यवाहक कौन से सबसे लंबे कार्यकाल के लिए रहे, पहले कार्यवाहक कौन थे, गए पीवी दीक्षित थे कौन थे। तो इस तरीके से इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। कोई महिला जज रही हो उनके नाम याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद हमारी जुडिशरी का एमपी में जो जुडिशरी है उसका इतिहास क्या रहा ये आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई जबलपुर में हमने कोर्ट को सेटअप करा, कब बना, किस डेट को बना, कि भाई फिर उसकी 2 खंडपीठ बनी इंदौर और ग्वालियर में, वो कब बनी, 28 नवंबर 1968 को बनी। इस तरीके से ये जो डेट्स हैं वो हमें याद रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ से आपको जुडिशरी वाला पोर्शन अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद एक टॉपिक है आपका मध्य प्रदेश में सुशासन। ये जो टॉपिक है ना सुशासन वाला, ये थोड़ा सा मैं इसे करंट ओरिएंटेड मानता हूँ। इसे बोलते हैं गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस इन एमपी। गुड गवर्नेंस के तहत क्या है, जो भी सरकार गवर्नेंस को और जो अपना शासन प्रशासन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो योजनाएं लाती है ना, और जो भी सिस्टम उनके लिए लागू करती है, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर भी उनने बनाया कि भाई कोई उनने बना दिया कि सुविधा पोर्टल बना दिया, या ई रजिस्ट्री बना दिया, ई स्टाम्प बना दिया, ई डिस्ट्रिक्ट बना दिया। जो भी गवर्नेंस को एनहेंस करने के लिए जो प्रोग्राम पहले लाए गए हैं, इसमें जो इतिहास में जो चीज़ें लाई गई हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। और जो आप इसमें करंट में अभी अभी जो चल रहा है कि भाई संपदा 2.0 3.0 ये जो चलते रहते ना कार्यक्रम, आपने पेपर में भी इनके बैनर देखे होंगे कि संपदा 3.0 के तहत रजिस्ट्री के लिए 1 डे में ही एक दिन में ही रजिस्ट्री हो जाएगी। इस तरीके की चीज़ें, इतिहास और फ्यूचर की चीज़ें भी इसमें देखी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान देना है, ये अपना मध्य प्रदेश के पॉलिटी की बात हो गई है। अब जो संवैधानिक संशोधन वाला टॉपिक है, संवैधानिक संशोधन वाला जो टॉपिक है वहाँ से भी एक आधी क्वेश्चन बन जाता है। संवैधानिक संशोधन आप अच्छे से पढ़ लेना, उससे 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी संभावना रहती है। अभी रिसेंट में भी मोदी गवर्नमेंट ने भी कुछ संवैधानिक संशोधन करे हैं, उनके बारे में भी थोड़ी डिटेल से पढ़ लेना। और जो पूरे संवैधानिक संशोधन नहीं पढ़ना कि जैसे अभी तक शायद 106 हो चुके हैं, तो पूरे नहीं पढ़ना। जो मेन है कि भाई कि वोटिंग की आयु किस संवैधानिक संशोधन से कम की गई, और जैसे जम्मू कश्मीर और उनको किस संशोधन से हमने वो बनाया, धारा 370 को हमने कब ख़त्म किया, इस तरीके की चीज़ें जो रहती हैं। और फर्स्ट जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उससे क्या चीज़ आई, ये सारी चीज़ें हमें संवैधानिक संशोधन जो मेन है, जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था कि ये उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। फिर मैरिज की एज घटाने वाला हो गया। बाकी जो अपन ने 2026 तक जो हमने लोकसभा की सीटें जो फ्रीज की हैं
उनको रिलेटेड जो संवैधानिक संशोधन हो गए, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा अच्छे से देखनी पड़ेंगी। तो यही था दोस्तों जो हम डिस्कस करना चाहते थे कि इसमें हमें किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है। ये जो टॉपिक्स मैंने बताए ये बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी के टॉपिक्स हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान दे के पढ़ें। इसके अलावा आपको जो भी सिलेबस में जो टॉपिक दे रहे हैं, छोड़ना किसी चीज़ को नहीं है। जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ इन पे ध्यान ज़्यादा देना है आपको। बाकी दूसरे जो टॉपिक हैं पढ़ना उनको भी है, क्वेश्चन वहाँ से भी आ सकते हैं। बस ये है कि ये जो टॉपिक्स हैं इनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ें और उनको नॉर्मली भी आप पढ़ लेंगे तो उनके क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अब इसके बाद ये जो राष्ट्रीय एवं संवैधानिक आयोग हैं इनमें से भी एक क्वेश्चन तो आता ही है, 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो पहले अपनी ये जो 10th यूनिट थी ना सिलेबस चेंज होने से पहले, ये लगभग वही है। अब इसमें ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन आता नहीं है, या तो आर्टिकल पूछ लेंगे या नियुक्ति पूछ लेंगे किसी ट्रिब्यूनल की, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद एक जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था वो होते हैं इम्पोर्टेंट अपने आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का अपने को क्या करना है, ये बहुत ही रामबाण चीज़ है। आर्टिकल यदि आपने तैयार कर लिए तो कभी कभी तो मैंने देखा है 2-3 आर्टिकल पूछ लेता है वो पेपर में, एक ही पेपर में 2-3 चीज़ों के आर्टिकल पूछ लिए। कभी हाई कोर्ट का पूछ लिया, सुप्रीम कोर्ट का पूछ लिया, कहीं उसने विधानसभा का कोई आर्टिकल पूछ लिया, कहीं उसने संसद का पूछ लिया, कहीं राष्ट्रपति का पूछ लिया। और राष्ट्रपति, गवर्नर, इनके तो वो हर साल पूछता ही है। और अपना न्यायालय एक आध इनमें से आर्टिकल आ जाता है और एक आध किसी बड़ी संवैधानिक संस्था का आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल्स के लिए आपको क्या करना है, आर्टिकल्स के लिए आपको जो एम लक्ष्मीकांत है ना, एम लक्ष्मीकांत में पीछे के साइड लास्ट में एक टेबल दे रखी है, टेबल कह लो या फिर वो 8-10 पन्नों में सारे आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल लास्ट के आर्टिकल तक उनने पूरा दे रखा है कि कौन सी आर्टिकल में क्या है। अब मैं इसकी आप क्या करो, फोटोकॉपी करा लो और उनको रोज़ इनको रिवाइज़ करो। पूरे आर्टिकल रिवाइज नहीं करना, जो टॉपिक अपने इसमें है ना सिलेबस में, सिर्फ उनके आर्टिकल। जैसे राष्ट्रपति लिखा है तो राष्ट्रपति के पूरे आर्टिकल देख लो, संसद के आर्टिकल देख लो, सर्वोच्च न्यायालय के देख लो। इसके बाद आप मौलिक अधिकार वाले आर्टिकल देख लो, कर्तव्य वाले आर्टिकल देख लो, नीति निर्देशक सिद्धांत वाले देख लो, है ना, बाकी पंचायती राज वाले देख लो, है ना। तो यही इन टॉपिक में आर्टिकल्स जिन में भी हैं, राज्यपाल हुआ, विधानसभा, उच्च न्यायालय, इन सब के आर्टिकल आप बिल्कुल रट लेना। आर्टिकल आप रट लोगे तो आपका मेंस में भी काम आएंगे और यहाँ भी आप श्योरिटी के साथ आपका आर्टिकल वाला क्वेश्चन सही होगा। क्योंकि कन्फ्यूजन में होगा, कन्फ्यूजन डेवलप होगा, वहाँ 223 लगाना था अब 224 लगा के जाओगे, है ना। तो ये चीज़ ना हो इसलिए अपन को अलग से आर्टिकल्स को तैयार करना है। बाकी पढ़ते टाइम भी आप आर्टिकल पढ़ते रहोगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यही अपना आज का डिस्कशन था। अब नेक्स्ट, हाँ एक बात और मैं बताना भूल गया, अभी जो बच्चे नए हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे आज पहली बार, तो वो सोच रहे होंगे कि भैया ने पहले यूनिट 5 का डिस्कशन क्यों करा। ये यूनिट 5 का डिस्कशन भाई मैंने इसलिए करा है क्योंकि जो मैंने एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी पहले अपलोड की है मेरे चैनल पे, उसमें मैंने सबसे पहले यूनिट 5 से शुरू करने के लिए बोला है। इसलिए किसी को दिक्कत ना हो उस यूनिट को कवर करने के लिए, और उसी के अकॉर्डिंगली मैं यूनिट्स को डिकोड करते जाऊंगा। जो भी उसमें मैंने बताई है स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमें कैसे प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ना है। इसलिए जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, पहले आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो वाला वीडियो देखें, उसके बाद आप इसको डिकोड करने के बाद अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।